खरीद रहे हैं तो आता है ना आजकल, जैसे हम अभी कुछ समय पहले देखे थे एक वेबसाइट में कि अगर आप अभी पेमेंट कर देंगे तो आपका इतना प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लिखेंगे कैश ऑन डिलीवरी तो 7 रुपया कन्वीनियंस चार्ज लग जाएगा। देखें आप लोग, ये है ना एक्स्ट्रा पैसा कन्वीनियंस चार्ज की, वहाँ आपको आपके लिए रुक रहे हैं, पैसा आप दे रहे हैं उसके लिए जो समय, तो ये इससे क्या हो रहा है, ये भी एक तरह का आपको एक तरह से प्रोत्साहन वो दे रहे हैं ना कि ऑनलाइन कर दीजिए, पैसा आपका क्या होगा, सेव हो जाएगा। लेकिन जहां बड़ा ट्रांजैक्शन लगे कि हमको 30,000 35,000 या और बड़ा अमाउंट पेमेंट करना है तो वहां आप रुक भी सकते हैं, चलो 7 रुपये हम बाद में देंगे, पहले आ जाए सामान, है ना, ये भी कर सकते हैं, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ और आप भी ध्यान दिए होंगे कि जब बड़ा कॉस्ट वाला आइटम आप मंगाते हैं तो क्या होता है, जल्दी आता है कि लेट में, लेट आता है कि जल्दी। और बड़ा कॉस्ट वाला आइटम नहीं मंगाए हैं, जैसे मोबाइल या लैपटॉप, अच्छा आप लोग नहीं मंगाए, हम मंगाए हैं तो हम देखे तुरंत, अभी नहीं, पहले ही काम बात कर रहे हैं, पहले तुरंत आ जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, मतलब शायद 2-3 दिन के अंदर ही या उससे भी कम समय। रांची में जब हम थे तो ऐसे देखे, और अब तो और फास्ट हो गया, क्योंकि अब तो क्या हो गया है, वो अल्ट्रा ई कॉमर्स आ गया है ना, और स्पीड में आता है सामान, ठीक है। और मेट्रो सिटीज़, जो मेरे दोस्त लोग वहाँ रहते हैं तो वो लोग बताए कि 10-15 मिनट में, कुछ ही मिनट में आ जाता है, और वो भी पहले ही आ जाता था, ठीक है, अभी से कुछ समय पहले ही। तो जहाँ पे खूब ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ क्या है, और जल्दी चीज़ें पहुँचती है। फिर हम लोग क्या देखें, जेनरिक फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि बस कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं इसमें, तो कंसेप्चुअल ओवरव्यू देता है ये हमको, किसका, ई कॉमर्स कंपोनेंट्स का, जैसे कि कौन हो गए, यूजर्स, एप्लीकेशंस, पेमेंट्स, डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी, जो हम लोग देखे थे ना, एरो ऊपर अप डाउन वाला था, ठीक है, कल हम लोग देख रहे थे इसको। तो इसमें मेनली एक हम लोग को ओवरव्यू देते हैं किसका, कंपोनेंट्स कौन कौन सा है। फिर आर्किटेक्चरल में हम लोग क्या देखें कि ये आपस में इनका क्या इंटीग्रेशन है, क्या रिश्ता है, उसको भी एक्सप्लेन करता है। क्लियर है सबको, कल ये देखे थे ना डिटेल में, ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेन करता है लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ई कॉमर्स इंक्लूडिंग, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, पेमेंट सिक्योरिटी लेयर, डेटा लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। तो कल हम लोग इसको डिटेल में किए थे, ठीक है। फिर वेब बेस्ड ई कॉमर्स आर्किटेक्चर, इसमें हम लोग का क्या है कि वेब का क्या टेक्नोलॉजीज यूज में आता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये 3 टियर या मल्टी टियर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसमें क्या क्या है, हमारा क्लाइंट ब्राउजर्स, वेब एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेसेस, पेमेंट गेटवेज, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नोट आपको हम कल होमवर्क भी दिए थे, पढ़ के आने, 3 टियर मल्टी टियर वाला दिए थे ना, डाउट जब भी होगा तो आप पूछ लीजिएगा, है ना। फिर 3 टियर वर्सेस मल्टी टियर में क्या है, 3 टियर सिंपल है क्योंकि इसमें 3 ही स्तर में रहता है ना, और मल्टी टियर में 3 से ज़्यादा, ठीक है। और ये सिंपल होता है 3 टियर स्ट्रक्चर, और कॉस्ट इफेक्टिव और सुटेबल किसके लिए, स्मॉल सिस्टम्स के लिए, जहाँ स्मॉल पैमाने पे बिजनेस हो रहा है, ठीक है। फिर मल्टी टियर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, स्केलेबल है, मतलब इसका ज़्यादा ऑपरेशंस है, ठीक है, ज़्यादा आप ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व कर सकते हैं, और सुटेबल किसके लिए, मेनली लार्ज या हाई ट्रैफिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए। तो सिंपल में देखिए, रिवीजन कंक्लूजन में यूनिट 1 एक्सप्लेन करता है आपको क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जो क्या किए हैं, ई कॉमर्स को इनेबल किए हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, इंटरनेट कॉमर्स, EDI, EFT एंड स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स, मतलब ये सब चीज़ें बढ़ाने में मदद की है, कौन सा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को, ई कॉमर्स को। क्लियर सबको, ठीक है। इट बिल्ड्स द टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, सिक्योरिटी, लीगल इश्यूज, जो कि आप आगे वाले यूनिट्स में देखेंगे। तो ये यूनिट क्या दिया आपको, एक बेस दिया, है ना। और इसके अलावा जो इसमें नहीं भी लिखा है, जैसे बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स, इसमें नहीं लिखा है क्योंकि वो हम लोग डिटेल में कवर कर लिए, किए ना। तो बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, वो सब भी हम लोग पढ़े, क्या फ़ायदा है, क्या इसका सीमा है ना। अभी भी इंडिया में डिजिटल रीच कुछ ऐसे पोर्शन है, हो सकते हैं कि जहाँ पे हमारा उतना क्या है, इंटरनेट फैसिलिटी अभी नहीं है या स्पीड कम है, पर अभी आज के ही पेपर में हम देख रहे थे कि रूरल सेक्टर में, आज के ही पेपर में हम लाइब्रेरी में टिक किए, यहाँ पढ़ सकते हैं, आज के ही पेपर में आया है कि शहरी क्षेत्र में इंटरनेट का ग्रोथ जो हो रहा है वो 3% से हो रहा है, जबकि रूरल एरियाज में, इंडिया में ही रूरल एरियाज में 12% से ग्रोथ हो रहा है। तो ये हम लोग को दिखाता है कि रूरल एरिया तेजी से बढ़ रहा है ना। सोचिए, 3% शहरी क्षेत्र में विकास हुआ है और 12% किस में हो गया, रूरल एरिया में। और टोटल इंटरनेट यूजर कितने हैं,
तो लिखा हुआ था 95.3 करोड़, मतलब लगभग 1 अरब पहुंच गए हम लोग, मतलब 100 करोड़ लोग अब इंडिया में क्या कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, तेजी से विस्तार, लगभग अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड में बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट कॉल है तो उठा के बात कर सकते हैं पीछे। ठीक है, क्लियर सबको? अब वो आर्टिकल को आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमको लगता है किसमें हम देखे हैं, दैनिक भास्कर में देखे हैं, बिजनेस वाले पेज में देखिएगा थोड़ा आगे में। क्लियर सबको? देखना चाहिए, कॉमर्स के स्टूडेंट है या ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो वो डिटेल अगर आप लिखेंगे ना एग्जाम में कि अभी हाल के ही रिपोर्ट में ये आया न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर का नाम और डेट भी दे दीजिएगा ना, तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। बोले वाह क्या डेटा दिया हुआ है, समझ में आया? जितना भी आपको बताए 3%, 12%, 95.3 करोड़, और अभी क्या हो रहा है कि घट रहा है, अब जितना ग्रोथ रेट है इंटरनेट यूजर्स का धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, क्यों ग्रोथ का घट रहा है, ऐसे क्या रीच तो बढ़ गया, करोड़ों हो गया है ना, अरब पहुंच रहे हैं। क्लियर है? तो आपको उस आर्टिकल को क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, और उसका पार्ट आंसर में शामिल करना चाहिए जो आपके एग्जाम में आएगा। तब क्या होगा, आपका अपडेटेड आंसर लगेगा ना, लगेगा ना कि कुछ आप एक्स्ट्रा मेहनत किए हैं, अच्छा किए हैं। क्लियर सबको? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये कंप्लीट कर लिए रिवीजन। आज कोई बात नहीं।